अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे हांडा बुक का इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन का चैप्टर नंबर 25, जो कि इकोनॉमिक्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जो है वो पावर प्लांट्स के हवाले से लोड फैक्टर को, उसका कैपेसिटी फैक्टर, उसका जो है वो डिमांड फैक्टर और टैरिफ के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको कवर करते हैं कि लोड कर्व की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। इट इज़ अ प्लॉट ऑफ लोड इन किलोवाट वर्सेस टाइम यूजुअली फॉर अ डे आर फॉर अ ईयर। के मतलब कोई भी अगर हम लोड को टाइम के जो हिसाब से अगर प्लॉट करेंगे, भले वो एक दिन का हो या वो साल का हो, तो उसको हम लोड कर्व बोलते हैं। उसके बाद लोड ड्यूरेशन कर्व बेसिकली क्या है। इट इज़ अ प्लॉट ऑफ लोड इन किलोवाट वर्सेस टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट अकर्स। बेसिकली लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या डिफरेंस है कि लोड कर्व हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम वो कर्व भी ड्रॉ करेंगे जहाँ पे लोड जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन जब लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम वो कर्व वहाँ से कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे जहाँ पे जो है वो लोड ड्यूरेशन ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ वही कर्व जो है ड्रॉ करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारा जिस वक्त जो हमारा लोड जो सिस्टम पे होगा। उसके बाद है मैक्सिमम डिमांड। ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिमांड विच हैव अकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में जब मैक्सिमम लोड गया होगा तो उसको हम उस जब प्लांट की उस लोड की मैक्सिमम डिमांड बोलेंगे। एवरेज लोड बेसिकली क्या है। इट इज़ अ एवरेज लोड ऑन पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड। मतलब जो भी एवरेज लोड होगा एक जब दिन का, एक महीने का और एक साल किसी भी प्लांट के ऊपर, उसको एवरेज लोड बोलेंगे। बेस लोड बेसिकली क्या है कि मिनिमम लोड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो मिनिमम लोड होगा उसको हम बेस लोड बोलेंगे। कनेक्टेड लोड बेसिकली क्या होता है। इट इज़ अ सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ द लोड कंज्यूमिंग apparatus कनेक्टेड टू द सिस्टम। मतलब जो भी लोड कंज्यूम कर रहे हैं, जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, उसको हम कनेक्टेड लोड बोलेंगे। पीक लोड बेसिकली क्या है। इट इज़ अ मैक्सिमम लोड कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस बाय अ यूनिट और ग्रुप ऑफ यूनिट स्टेटेड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। कि जो मैक्सिमम लोड जो है एक ख़ास पीरियड के अंदर जो है वो दिया जाता है या जनरेट किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, उसको हम पीक लोड बोलेंगे। उसके बाद डिमांड फैक्टर है। डिमांड फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड ऑफ द कंज्यूमर। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है और अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में भी आ जाती है। डाइवर्सिटी फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द कंबाइंड मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। लोड फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज लोड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड टू द मैक्सिमम लोड अकरिंग ड्यूरिंग द दैट पीरियड। लोड फैक्टर बेसिकली एवरेज लोड ओवर मैक्सिमम लोड, के जो एवरेज लोड चल रहा है और जो मैक्सिमम लोड गया है, इसके अगर हम रेशो लेंगे तो आपके सिस्टम, आपके जो पावर स्टेशन का लोड फैक्टर आ जाएगा। स्टेशन लोड फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ नेट पावर जनरेटेड टू द नेट मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। कि ये बेसिकली रेशो क्या है कि जितने जब आपके पावर प्लांट ने यूनिट्स जनरेट किए हैं और उस पावर प्लांट पे जो मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, अगर इन दोनों की रेशो लें तो हमारे पास स्टेशन का जो है वो लोड फैक्टर आ जाएगा। प्लांट फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज लोड ऑन द प्लांट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर टू द एग्रीगेट रेटिंग ऑफ द जनरेटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द प्लांट। तो इसकी रेशो जो है वो आपका प्लांट फैक्टर की है, डेफिनेशन है। कैपेसिटी फैक्टर क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द एवरेज लोड ऑन द मशीन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर्ड टू द रेटिंग ऑफ द मशीन। डिमांड फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम आर पार्ट ऑफ सिस्टम टू द टोटल कनेक्टेड लोड ऑफ द सिस्टम आर पार्ट ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। तो इसको हम डिमांड फैक्टर बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन फैक्टर बेसिकली क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम आर पार्ट ऑफ सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम उसकी यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे। फिल्म पावर बेसिकली क्या होती है। इट इज़ अ पावर
इंटेंटेड ऑलवेज टू अवेलेबल इवन अंडर एमरजेंसी कंडीशन, कि जो पावर हमें एमरजेंसी कंडीशन में भी अवेलेबल होती है उसको हम फिर्म पावर बोलते हैं। उसके बाद प्राइम पावर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मैक्सिमम पोटेंशियल पावर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, कि जो हमें हर टाइम जो है वो अवेलेबल होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रिकल पावर में, उसको प्राइम पावर बोलते हैं। कोल्ड रिज़र्व बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे रिज़र्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज़ अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन, मतलब हमारे पास वो मौजूद हो लेकिन वो सर्विस में ना हो, मतलब चल ना रही हो, तो उसको हम कोल्ड रिज़र्व बोलेंगे। आपकी हॉट रिज़र्व बेसिकली क्या हो कि हॉट रिज़र्व इज़ अ रिज़र्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज़ नॉट इन दैट इज़ इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस, बेसिकली वो ऑपरेशन में हो मतलब चल रही हो लेकिन वो सर्विस में नहीं हो, मतलब चलती हो लेकिन वो सर्विस में नहीं हो, मतलब एट ए टाइम वो चल ना रही हो। उसके बाद स्पिनिंग रिजर्व बेसिकली क्या है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है कि इट इज़ अ रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज़ कनेक्टेड टू बस एंड रेडी टू टेक लोड, बेसिकली वो चल रही है, सिर्फ हमें जो है ब्रेकर ऑन करना है और वो जो है उसने लोड पे आ जाना है, तो उसको हम स्पिनिंग रिजर्व बोलेंगे। रन ऑफ रिवर स्टेशन बेसिकली क्या होते हैं, इट इज़ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन दैट यूटिलाइज अ स्ट्रीम फ्लो विदाउट जो वाटर स्टोरेज, जो कि जब रिवर के फ्लो के साथ जब वो फ्लो को यूज़ करके जो पावर जनरेट करते हैं उसको हम रन ऑफ रिवर स्टेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारी टैरिफ बेसिकली क्या है, टैरिफ इज़ अ रेट ऑफ चार्ज पर किलोवाट और किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई टू कंज्यूमर, तो उसको हम जो है वो टैरिफ बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में सोसी डिस्कोज के, टैरिफ इज़ द रेट ऑफ चार्ज पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी सप्लाई टू अ कंज्यूमर। तो बेसिकली जो है वो टैरिफ की टाइप्स भी होती हैं। यूनिफॉर्म टैरिफ बेसिकली क्या होता है कि जितने भी यूनिट्स उसने कंज्यूम किए उस पर जो अगर हम फिक्स रेट लगा दें तो उसको हम जो है वो यूनिफॉर्म टैरिफ बोलेंगे। टू पार्ट टैरिफ बेसिकली क्या है कि जिसमें टैरिफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक फ़िक्स चार्ज होता है, मतलब आपने कोई भी अगर मीटर लगवा लिया तो उसमें आपको एक फ़िक्स चार्ज है, मतलब 5,000 तो आपने देना ही देना है, तो उसके अलावा जो बिल होगा वो आपके जो है वो यूनिट्स जितने कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से होगा, तो इसको हम जो है वो टू पार्ट टैरिफ बोलेंगे। ब्लॉक रेट टैरिफ में बेसिकली क्या होता है, दिस द फिक्स चार्जेस आर मर्ज इनटू यूनिट्स चार्जेस फॉर वन और टू ब्लॉक ऑफ द कंजम्पशन। बेसिकली जैसे हम आजकल चल रहा है कि जो हमारे पहले 100 यूनिट्स होंगे उसका रेट और होगा, और 100 के बाद जितने भी यूनिट्स होंगे उसका रेट और होगा, 200 के बाद और होगा, तो इसको हम जो है वो ब्लॉक रेट टैरिफ बोलेंगे। उसके बाद आपका 3 पार्ट टैरिफ आ जाता है कि इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ 2 पार्ट टैरिफ इन दैट इट ऐड टू अ कंज्यूमर सम फिक्स चार्जर रिस्पेक्ट ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। इसमें जो है वो हम 3 पार्ट में 2 पार्ट सेम एज जैसे 2 पार्ट टैरिफ हो गया, तो इसमें जो वो तीसरा एक फ़िक्स चार्जेस भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझने वाला है हर स्टूडेंट के हवाले से वो है पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ क्या है, जैसे पाकिस्तान में जो पेनल्टी होती है वो 0.8 पावर फैक्टर से जो है वो वापडा की लिमिट है कि अगर आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है और 8 से ज़्यादा है तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 से जब वो 0.01 भी कम हो गया तो आपको जो है वो वापडा पेनल्टी डालता है। अब उस पेनल्टी का मकसद क्या होता है, और वो जो पेनल्टी है या जो लो पावर फैक्टर है वो हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस कितना है, इसको ज़रा हम आज अब देखते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। हमें पता है कि जो बेसिकली पावर फैक्टर होता है आपका वो ड्यू टू रिएक्टिव पावर होता है, जो कि आपकी रिएक्टिव लैगिंग पावर होती है, उस वजह से आपका जो पावर फैक्टर है वो डाउन जाता है। अब रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या होती है, वो किलो वार में होती है, जो कि किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। और उसके बाद जो एक्टिव पावर होती है वो जो आपका जो लोड होता है जिसको जो कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है, और उसको जो है वो किसी फ्रूटफुल जो है वो काम में यूज़ कर रहा होता है, उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, जो कि किलोवाट में होती है। और अगर हम एक्टिव पावर प्लस जो है वो रिएक्टिव पावर जो कि दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनती है KVA, जो कि अपेरेंट पावर होती है। अपेरेंट पावर किसके इक्वल होती है, एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। अब हमारे पास जब हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ किया है कि हमारा जो
एक लोड है, रेजिस्टिव लोड है, हमारे पास एक रेजिस्टिव लोड है, उसका पावर फैक्टर यूनिटी है। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे किलोवाट होंगे, हमारा जो लोड होगा रेजिस्टिव लोड, वो जितने किलोवाट कंज्यूम कर रहा होगा वो सारे केवीए के इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि जो अपेरेंट पावर होगी वो आपकी एक्टिव पावर के इक्वल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारी रिएक्टिव पावर हमारी सिस्टम में जो है वो आएगी, तो हमारे जो केवीए है, जो हमारी अपेरेंट पावर है, वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारी जो केवीए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव पावर भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपेरेंट पावर भी है। कि जैसे ही आपकी रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी तो आपके जो अपेरेंट पावर इंक्रीज़ होगी, आपकी एक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी तो भी आपकी जो है वो अपेरेंट पावर इंक्रीज़ होगी। और ये भी आपने याद रखना, जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी केवीए में रेट होते हैं। ट्रांसफार्मर जितने भी आपके होते हैं वो सारे, उनकी जो रेटिंग होती है वो हम केवीए में लेते हैं कि इस पे जो है वो इतना केवीए लोड हम डाल सकते हैं। वो जो लोड होता है वो बेसिकली एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर का सम होता है। अब जो है वो मैं वो पॉइंट समझाना चाहता हूँ आपको कि वापडा जो है वो आपको पेनल्टी बेसिकली क्यों डालता है। कि ये एक लोड चल रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये एक लाहौर में जो है वो एक लोड चल रहा है, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया कि आपका ये जो है वो 1 मेगावाट का एक लोड है, ठीक है। ये लाहौर में चल रहा है। तो अब इसने क्या किया है कि ये इसकी जो रिएक्टिव पावर है, ये जो ले रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपकी 1000 किलोवार जो है वो, या 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ़र्ज़ किया कि वो 500 किलोवार वो जो हमारी रिएक्टिव पावर है ये कंज्यूम कर रहा है। आपका ये लोड है, ये लाहौर में कनेक्टेड है, ठीक है। 3 फेज़ लोड है, लाहौर में कनेक्टेड है 400 वोल्ट पे, और ये 500 किलोवाट जो है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। अब जो ये 500 किलोवाट रिएक्टिव पावर है, ये हमारे सिस्टम को कितना ओवरलोड करेगी ये हम देखते हैं। कि जब ये 500 किलोवाट इसकी रिएक्टिव पावर होगी, तो एक तो इसके किलोवाट होंगे लोड के प्लस 500, तो इसका मतलब है कि जो आपके केवीए हैं वो ये 500 किलोवाट की वजह से जो है वो 500 केवीए एक्स्ट्रा हो गए हमारे सिस्टम पे। अब वो जो 500 केवीए होंगे, वो जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रही है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर से, जो कि आपका 11 केवी को 400 वोल्ट में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, इस लाइन को और इस ट्रांसफार्मर को भी 500, ये जो 500 किलोवाट होंगे ओवरलोड करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम जो है वो केवीए लेते हैं, जो है वो किलोवाट नहीं लेते। उसके बाद जो हमारा 132 केवी का लाहौर में जो ग्रिड स्टेशन होगा लेस्को का, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा, उस ट्रांसफार्मर को भी ये बेसिकली ओवरलोड करेगा। वो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, 132 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करता है, उसको भी ये ओवरलोड करेगा 500 किलोवाट। अब जो है वो ये फिर पीछे ट्रैवल करेगा, जो पीछे कोई एनटीडीसी का ग्रिड होगा जहाँ से ये 132 केवी की लाइन आ रही होगी। जो आपका एनटीडीसी का जो ग्रिड होगा, ट्रांसफार्मर होगा, जो 220 केवी को 132 केवी में, ऑटो ट्रांसफार्मर जो 220 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट कर रहा होगा, उसको भी ये 500 जो किलोवाट हैं ये ओवरलोड करेगा। उसके बाद जो है वो आपका जब ये एनटीडीसी से पीछे जो ट्रांसफार्मर जनरेटिंग पावर स्टेशन में कनेक्टेड है, वो जो 11 केवी जनरेटर जनरेट कर रहा है उसको 220 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली उसको भी ये ओवरलोड कर रहा है। और उसके बाद आपका जो जनरेटर आ जाता है जिसने 500 किलोवाट रिएक्टिव पावर बेसिकली जनरेट करनी है। अब ये देखें कि कहाँ पे जो है वो, आप जैसे हम ये बात करें, अगर हम एक्चुअल सिचुएशन की बात करें, तो हमारा जो मंगला पावर स्टेशन है वो डायरेक्टली जो है वो गट्टी ग्रिड स्टेशन है जो एनटीडीसी का फैसलाबाद में, तो वहाँ पे आके डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो अगर हम यही बात करें कि ये जो लोड होगा वो फैसलाबाद में किसी फैक्ट्री में कनेक्टेड है और ये इतने किलोवाट जो है वो रिएक्टिव पावर ले रहा है, क्योंकि रिएक्टिव पावर बेसिकली आपकी जनरेटर ने जो है वो सप्लाई करनी होती है। तो जब जो है वो जनरेटर आपका कनेक्टेड है जाके मंगला पावर स्टेशन पे, तो इतने ट्रांसफार्मर, इतना सिस्टम ये जो है वो किलोवाट
आपका ओवरलोड कर रहा है, तो इसीलिए जो बेसिकली वापडा पेनल्टी डालता है कि भाई अगर ये किलोवाट जो अगर हम मंगला पावर स्टेशन के जनरेटर से ले रहे हैं, तो हम जो है वो सिंपली कैपेसिटर इंस्टॉल कर दें उसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो जो हम किलोवार वो आपका लोड ले रहा है वो हम कैपेसिटर की मदद से उसको सप्लाई कर देंगे, तो उस वजह से हमारा जो इतना लंबा सिस्टम है वो ओवरलोड होने से बच जाएगा। तो एक तो ओवरलोड नहीं होगा, बेसिकली जो 500 किलोवार उसने रिएक्टिव पावर के सप्लाई कर रहे थे, अब वो क्या करेगा, वो एक्टिव पावर के सप्लाई कर देगा जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि रिएक्टिव पावर की बेसिकली कोई हमारे पास लोड जो फ्रूटफुल काम नहीं हो रहा, तो फ्रूटफुल काम किस पावर से हो रहा है, वो हमारी एक्टिव पावर है जिससे हमारा फ्रूटफुल जो है वो काम हो रहा है। तो अब जो रिएक्टिव पावर है वो ये फ्री में जो है वो किसी भी जो बेकार में हमारे सिस्टम को ओवरलोड कर रही है, तो इसीलिए जो है वापडा किसी भी जो कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही होती है, तो उसको ये पेनल्टी डालता है कि भाई आप अपने जो फैक्ट्री के अंदर कैपेसिटर इंस्टॉल करें, ताकि इतना लंबा जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड होने से बच जाए। अभी जो पाकिस्तान में एनटीडीसी बेसिकली क्या कर रही है, क्योंकि अभी तो जो रिएक्टिव पावर गर्मियों में सप्लाई होती है वो सारी जनरेटर्स करते हैं, तो अभी एक जो है वो जो है वो आजकल एनटीडीसी प्लान कर रही है डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो रिएक्टिव पावर के बेसिकली कैपेसिटर का इंस्टॉल करने के हवाले से, कि वहाँ पे जो है वो बेसिक कैपेसिटर इंस्टॉल किए जाएं, कि बजाय जो रिएक्टिव पावर है वो किसी भी जनरेटर से आए, तो हम जो है वो किसी भी सूटेबल लोकेशन पे जो है कैपेसिटर लगा दें, ताकि जो है वो सिस्टम में जो है वो रिएक्टिव पावर बजाय इतना पीछे जाके सिस्टम पीछे तक ओवरलोड हो, तो सिर्फ वो एनटीडीसी के जो है वो ट्रांसफार्मर तक बेसिकली यहाँ तक जो है वो सिस्टम ओवरलोड हो, आगे जो है वो सिस्टम का जो ओवरलोड है वो ट्रांसफ़र ना हो। तो इसीलिए जो है वो एनटीडीसी जो प्लान कर रही है कि डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो कैपेसिटर इंस्टॉल किए जाएं। तो बाकी पेनल्टी का आपको पता चल गया कि अगर हम वो जो है वो पेनल्टी ना डालें, तो वो जो फैक्ट्री है वो हमारे सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि लोड कर्व इज़ अ प्लॉट ऑफ, बेसिकली जो लोड कर्व होती है जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था वो लोड वर्सेस टाइम के इक्वल होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है फॉर इकोनॉमी इन जनरेटिंग पावर, जो हम इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक आपका जनरेशन पावर कौन सी होती है जिसका जो लोड फैक्टर है शुड बी हाई हो। लोड फैक्टर बेसिकली क्या है कि उस पर जो लोड हो वो मैक्सिमम लोड भी ज़्यादा हो और ड्यूरेशन ऑफ द लोड भी ज़्यादा हो, तो उस वहाँ पे जो हमारी जनरेशन होगी वो इकोनॉमिक होगी, मतलब उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो लेस होगी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स कैन प्रोवाइड हाईएस्ट लोड फैक्टर। तो जो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट जो होते हैं उसका जो लोड फैक्टर होगा वो हाईएस्ट होगा, क्योंकि उसने जो है वो हर टाइम चलना है, उसका एवरेज लोड भी ज़्यादा होगा और उसका पीक लोड भी ज़्यादा होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है द लोड कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज़ जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो हमारा लोड होता है वो किलोवाट में जो हमें मेजर किया जाता है। 5 नंबर एमसीक्यूज़ है द नॉर्मल कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज़ यूजुअली, जो आपका नॉर्मल कंज्यूमर है वो बहुत सबसे ज़्यादा 10 किलोवाट तक जाता है, लेकिन हम जो कंसीडर करते हैं वो आम तौर पे जो है वो 1 केवीए या 2 केवीए तक मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो है वो कभी कभी जो है वो 10 किलोवाट तक भी सिस्टम चला जाता है। तो चलें, ये था हमारा पार्ट नंबर 1 हांडा का चैप्टर नंबर 25 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।